आज बाराबंकी में आज के समय में कांग्रेस का क्या हाल है? कोई नहीं पूछता है पुराने लोगों को, जो जिनसे कोई मतलब निकलता है उनको पूछता है कोई। पुनिया जी मेरे घर आए थे, टिकट इनको मिल गया, कहने लगे भतीजे को चुनाव जितवाना है। तो मैं उनके चुनाव में पूरी तरह से तन मन धन से उनके चुनाव में मैंने काम किया। जो दलित बच्चे थे, हम लोग स्वयं इसके भुक्तभोगी हैं कि चपरासी जो होता था पानी दूर से पिलाता था, हाथ में चुल्लू में पानी पीने के लिए हम लोग मजबूर थे उस समय भी। और किसी दुकान पर अगर कहीं सार्वजनिक स्थान पर कुछ छू जाए, नल छू ले कोई आदमी, तो वो दंडित किया जाता था, गालियां बक्की जाती थी। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने दलितों के मुद्दे पर बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है। 2 बार के राज्यसभा सदस्य रहे हैं वो, कई बड़े नेताओं के बड़े करीबी रहे हैं और एक लंबा राजनीतिक जीवन उनका रहा है। आनंद प्रकाश गौतम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत अच्छा है। अरे मुझे कहा जाता था, या जैसे हम लोगों ने सुना है या बचपन में देखा है कि दलितों की गांव से पहले एक बस्ती अलग बसी होती थी जिसको चमरही कहा जाता। जी जी, बहुत छुआछूत का दौर था। वो हैंडपंप या कुओं में सामंत लोगों के यहाँ से पानी नहीं ले सकते थे, मंदिरों में नहीं जा सकते थे। इस दौर में कहाँ तक सच्चाई? बात तो ये ठीक है, ये समय पूरा का पूरा इसी तरह का था। हम लोग भी जब पढ़ाई के दौरान रहते थे, पढ़ाई के दौरान स्कूलों कॉलेजों में रहते थे, वहाँ भी इसका प्रयोग किया जाता था, इस प्रथा का। जो दलित बच्चे थे, हम लोग स्वयं इसके भुक्तभोगी हैं कि चपरासी जो होता था पानी दूर से पिलाता था, हाथ में चुल्लू में पानी पीने के लिए हम लोग मजबूर थे उस समय भी। और किसी दुकान पर अगर कहीं सार्वजनिक स्थान पर कुछ छू जाए, नल छू ले कोई आदमी, तो वो दंडित किया जाता था, गालियां बक्की जाती थी। 84 का जो चुनाव, इंदिरा गांधी के बाद जो चुनाव हुआ, जी, कहते हैं कि जिसमें कमला रावत यहाँ से सांसद हुए थे, जीते थे जी उस लहर वाले जो चुनाव थे उसमें टिकट पहले आपका हुआ था। जी जी, क्या था ये मामला? उस समय प्रदेश के अध्यक्ष माननीय बीपी सिंह जी थे और उनसे मेरा संपर्क था। जब पार्टी का मैं जनरल सेक्रेटरी था, महामंत्री था अपने यहाँ ज़िले में, तो मैं अक्सर उनसे संपर्क में प्रदेश में जाता था, तो मुलाकात करता था। तो मुझे वो कुछ लगा कि मुझको वो ठीक समझ रहे हैं, तो उन्होंने टिकट मेरे से पूछा था कि आपको पार्लियामेंट लड़ाया जाएगा। तो उसी से जो है, जब चुनाव ये मौका आया तो मुझे कहा कि चुनाव तुमको लड़ना है, तो मैं तैयारी करने लगा। और फिर जारी हो गया कि मेरे नाम का टिकट जारी हो गया। लेकिन नॉमिनेशन जब करने की बात आई तो उसी दिन यहाँ पर एक मीटिंग हुई मोहसिन किदवई साहब के बंगले पर, और इसमें हमारे लीडर मोहसिन किदवई साहब ने कहा कि देखो, यहाँ पर जो है आपका विरोध है, यही संघर्ष ये सामाजिक संघर्ष में हम पहले से लगे थे, तो इसने कहा कि तुम्हारा तो यहाँ विरोध होगा, कमला रावत को टिकट दिया जाता है यहाँ पर, तो तुम उनको समर्थन करो, उनका प्रस्ताव करो उनके लिए। धक्का लगा होगा आपको, टिकट कटाओ? निश्चित रूप से, ये तो इंसानी मानसिकता को तकलीफ तो होगी मन में। अच्छा गौतम साहब, कहते हैं कि उस टाइम ये कमला रावत जो थे वो मोसना जी के पैर दबाते थे, इस टाइप की बातें कही जाती हैं। क्या थी इनकी राजनीति, क्या थी, क्या ये सही बात है? अब ये तो मैं नहीं जानता, फैक्ट की जानकारी नहीं कि उनके क्या करते थे, लेकिन उनकी नज़दीकी चुनाव के बाद से मोहसिना जी के परिवार से उनकी नज़दीकियाँ बढ़ी, ये तो है, जानकारी में पता लगता था कि भाई उनके नज़दीक हैं, बहुत हैं। बताने में परहेज कर रहे हैं आप? नहीं। फिर क्या हुआ? आप बीपी सिंह से मिले नहीं कि मेरा टिकट कट गया है? मैं मिला था बीपी सिंह से, तुरंत जा कर के मिला कि नॉमिनेशन तो उनका हो गया है, और आपने कहा है क्या? तो उन्होंने कहा यही मान लीजिए कि हमें ने कहा है। जब बीपी सिंह साहब उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष होते थे, फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी थे। तो मैं बीपी सिंह से जब मैंने पूछा कि ऐसा क्यों हो गया, तो उन्होंने कहा कि वो जान करके क्या होगा, आपको सच्चाई ये है कि आपको उस कैंडिडेट को जितवाने का प्रयास करना है जिसको टिकट हमने दिया है, पार्लियामेंट में जो बदल करके हमने टिकट दिया है उसको जितवाना है। तो मैंने कहा भाई अब वो तो हमारी कोई मदद लेगा नहीं,
तो कहने के इससे क्या होता है, आप पार्टी का काम करिए, वो कुछ करे या ना करे, आप जो तैयारी अपने लिए किए थे उन पैसों से आप उनका कांग्रेस का प्रचार करिए और उसको किसी तरह से जितवाना है। और ये भी बताया उन्होंने कि अगर आज की स्थिति में वो चुनाव हार गया तो मेरे दामन में दाग लगेगा कि हमने जो है उसको हरवा दिया। तो इसका ध्यान रखना है कि वो किसी न किसी तरह से जीतना चाहिए। तो मैं पूरे मन से उसके लिए काम किया मैंने। फिर एकदम से राज्यसभा का तोहफा कैसे मिला, क्या हुआ आपको? फिर ये एक दिन जो है कमला रावत का अपने ज़िले में जगह जगह स्वागत की मीटिंगें लगा रहा था, तो महामंत्री के नाते मैं भी उसमें चला जाता था। तो हालांकि इनके हो जाने के बाद मीटिंगों में बोलने का अवसर कम देते थे। एक बार तो ये घटना हो गई कि हमको मंच तक जाने नहीं दिया कमला रावत के स्वागत में। हमने कहा भाई हम महामंत्री हैं, तो कहने के यहाँ बहुत महामंत्री हैं, कोई बात नहीं है। बोला ठीक है। तो देवीगंज की एक मीटिंग थी जिसमें हम लोग, मतलब हमारे पास संसाधन नहीं थे, तो हम किसी और के संसाधन से, सरकारी संसाधन से गए थे खुद मीटिंग में। महामंत्री होने के नाते पार्टी की मीटिंग में गए और वो हमारे क्षेत्र में हो रही थी। अगला पार्लियामेंट विधानसभा का चुनाव भी सामने था, तो हमने कहा भाई कहीं ना कहीं उपस्थिति दर्ज रहनी चाहिए। तो हम वहाँ गए, तो वहाँ हमें बोलने नहीं दिया गया, मंच पर चढ़ने नहीं दिया गया। अब कहा ठीक है कोई बात नहीं। उसी दिन जब हम लौट के आ रहे थे तो हमको रास्ते में यहाँ बाराबंकी जब शहर में आ गए तो प्रदेश के मुख्यमंत्री का कोई पीए हुए होगा, उनकी गाड़ी आई और जगह जगह मुझे तलाश कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि वो मीटिंग में गए होंगे, पता नहीं अब उनका कहाँ मिलें कहाँ न मिलें। तो मुझे ढूंढ ही रहा था। तो मुझे कोतवाली के आगे सड़क पर मैं पैदल बस अड्डे जा रहा था, तो वहीं पर मिल गए। कहने लगे कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपको मुख्यमंत्री बुला रहे हैं, चलिए आप मेरे साथ तुरंत। तो मैं घबरा गया कि भाई अब इतनी बात तुरंत ही कैसे, कल कहते कि सुबह आ जाइएगा तब तो ठीक था, लेकिन इतना बड़ा कौन सा गुनाह किया है कि अभी तुरंत चलिए, मुख्यमंत्री ने क्यों बुलाया? एनडी तिवारी साहब। हाँ, तिवारी जी थे उस समय। तो मैं बहुत घबराहट के साथ उनकी गाड़ी में बैठ गया। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया क्या बात है, कुछ जानकारी बताओगे कि भाई काहे मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुलाया? कहने के मैं नहीं जानता। तो जब मुख्यमंत्री जी के यहाँ जब मैं पहुँचा तिवारी जी के यहाँ, तो नमस्कार करने के बाद मैंने कहा कि भाई प्रणाम, आपको क्यों तलब किया है? अभी कुछ थोड़ा गुस्सा भी लगा रहा था कि टिकट तो काट ही दिया है, अब क्या बाकी है? तो मैंने कहा कि तिवारी जी अब क्या बाकी रह गया है? तो उन्होंने कहा बधाई आपको। तो हमने कहा बधाई किस बात की? कहने लगे आपको नहीं पता? तो मैंने कहा जब मुझे बिल्कुल नहीं पता भाई क्या काहे की बधाई दे रहे हैं आप? कहने लगे भाई आप राज्यसभा का नॉमिनेशन सवेरे करना है। तो मैंने कहा सवेरे नॉमिनेशन करना है? कहने लगे हाँ, और वो लिस्ट चाहिए, वो वोटर लिस्ट की कॉपी चाहिए। तो हमने कहा हमारे पास नहीं है। खैर उन्होंने स्वयं व्यवस्था की, जिलाधिकारी को फ़ोन करके बताया कि इनका जो है वोटर लिस्ट की कॉपी हमें सवेरे भिजवा देना। तो आ गई होगी उनके पास। हमसे उन्होंने कहा कि सवेरे जो है नॉमिनेशन आपको करना है। उसी दौरान बात ख़त्म नहीं हुई थी, तब तक कहीं से कोई फ़ोन आ गया तिवारी जी के पास। तो उन्होंने सुनते हुए तिवारी जी ने बात किया, तो उन्होंने कहा हमसे, फिर उसी दौरान फ़ोन पर बात करते करते हमसे पूछा कि तुम्हारी एज कम है राज्यसभा के लिए, तो हमारा नॉमिनेशन नहीं हो सकता। तो हमने कहा ऐसी बात तो नहीं है, हमारी तो एज पूरी है, 40 साल चाहिए एज, मुझे मालूम है। तो अब हमारी हो गई 41-42 साल, तो एज तो पूरी है। तो तिवारी जी ने उसको फ़ोन पर ही बताया कि नहीं एज इनकी कंप्लीट है। उन्होंने कहा कोई कागज़ है तुम्हारे? तो हम कहा ये हमारा जन्मदिन है, ये तारीख है। तो कैलकुलेट करके उन्होंने कहा कि पूरी है। फिर 2-3 सेकंड के बाद एक फ़ोन और आया तत्काल। फिर तिवारी जी फ़ोन को उठाए, तब मोबाइल नहीं चलता था, हैंडसेट उठा करके बात करते थे। तो बात किया उन्होंने।
फिर पूछा हमसे, तिवारी जी फ़ोन ले करके ही हमसे पूछे कि भाई तुम बहुत जगह क्रिमिनल मामलों में इन्वॉल्व हो। तो जब राज्यसभा का हमने थोड़ा सुना कि नॉमिनेशन होना है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया हमारा। हमने कहा इन्वॉल्व नहीं है, हम बहुत सारे क्रिमिनल केसेस में इंगेज्ड हैं, उनका डिफेंस कर रहे हैं, एज ए लायर मैं उनका डिफेंस कर रहा हूँ, और 2-3 केस में जीत भी चुका हूँ। मर्डर केसेस को मैं, जो गलत फंसाए गए थे लोग, उनको मैं छुड़ा भी चुका हूँ, इसलिए मेरी थोड़ी क्रेडिट बढ़ी है। तो ये कौन था जो फोन करके बार बार चाह रहा था कि आप? अब इसका अनुमान तो हम नहीं लगा पाएंगे कौन विरोध कर रहा है, बताना नहीं चाहते हैं आप, डिस्क्लोज नहीं करना चाहते? हम कोशिश भी नहीं किए इसके, इसलिए कि हमारा काम तो हो गया, वही तो हम उसके पीछे क्यों? मतलब वो गुट जिसमें आप नहीं थे वही गुट हो सकता था। कुछ भी हो भी सकता है। तो ऐसे जो है ये हमारा शुरुआत हो गई, और उसके बाद फिर मैं राज्यसभा में चला गया, और वहाँ पर जो भी औपचारिकताएं थी उनको पूरा करने से पहले मैं माननीय अध्यक्ष जी से मिला, वीपी सिंह साहब, वीपी सिंह से मैं दिल्ली मिला। में? जी, वहीं दिल्ली में मिला। उसके बाद ही मैंने शपथ ग्रहण काम किया, 1-2 दिन बाद। क्योंकि आपको पता था कि ये जो तोहफा मिला है आप, जी जी जी, वो वीपी सिंह साहब वीपी की सिंह वजह साहब से की मिला। वजह से मिला है। अच्छा, वीपी सिंह साहब इतना उनको ये रहा हुआ कि यार हमने टिकट किया था इनका, जी, और ये टिकट कट गया, इसलिए इनको राज्यसभा भेजना है। जी, अब ये तो उनकी सोच है, हम नहीं जानते थे क्या कर सकते हैं उनमें। देखिए, राज्यसभा बिना गॉडफादर के तो कोई नहीं जा सकता। हाँ, अब बिल्कुल। तो बहुत ज्यादा, अब तो पार्टी लेवल पे होता है बिना, अब जब तक, लेकिन कोई ना कोई गॉडफादर नहीं होगा तो आप राज्यसभा तो नहीं जा सकते, तो तय है। तो पक्का। तो आप वीपी सिंह से मिले, मोहसिना जी से नहीं मिले? उनका भी वही जलजला था? नहीं, बाद में फिर मोहसिना जी से मिले, बाद में मिलते रहे, मोहसिना जी से कई बार मिले। अच्छा, एक बात, आप क्योंकि उस पीरियड में रहे आप सब कुछ, एक बात कही जाती है कि इस फैमिली का बड़ा दबदबा रहा। हाँ, और मोहसिना जी सेंट्रल मिनिस्टर रहीं, इतनी पावरफुल, और इंदिरा जी के बहुत करीबी थी। ये आरोप क्यों लगते हैं कि इन लोगों ने बाराबंकी के लिए कुछ किया नहीं? अब कुछ दिखाई नहीं पड़ता है बाराबंकी, शायद ये वजह होगी, इसलिए लोग कहते हैं, लेकिन दिख नहीं रहा है इसलिए कहते हैं लोग कि नहीं, कुछ नहीं किया। जब राजीव गांधी से मैं उन्होंने स्वयं मुझे बुलवाया था, राजीव गांधी ने, कि मैं नया आदमी हूँ, नया चुन करके आया हूँ, और उस समय मेरी 40-42 साल की एज थी, तो उन्होंने यंग समझ करके मुझे अपने पास बुलाया, और फोटो वोटो परिवार के साथ खिंचवाया, और मुझे नसीहत भी दी उन्होंने। एक नसीहत तो ये दी थी, उन्होंने हमसे कहा कि देखो, दिल्ली में आए हो, ये बहुत चकाचौंध वाला शहर है, यहाँ आपको बहुत लोग डिनर पर बुलाएंगे, हॉस्पिटैलिटी के लिए आपको करेंगे, आपका स्वागत कराएंगे, कुछ कराएंगे, तो ये इस तरह का बहुत होगा, इसको अवॉइड करना है। क्योंकि वो लोग मतलबी आदमी होते हैं, वो चिट्ठी भी लिए रहेंगे, जब आपका करेंगे, कुछ खिलाएं पिलाएंगे, मानेंगे, सम्मान करेंगे, तो आपसे चिट्ठी पे दस्तखत करा लेंगे, आप मना नहीं कर पाएंगे। तो ये मत करना, हॉस्पिटैलिटी ही अवॉइड करो। तो वो ज़िंदगी में मैंने अपने आप में उसको जोड़ लिया, और वो जीवन भर मुझे याद रहा। और दूसरी चीज़ एक और बताई उन्होंने कि दिल्ली में जो सरकारी मकान आपको मिला हुआ है, उसको किराए पर मत उठाना, या उसका कोई अंश किराए पर मत देना कि उसमें दूसरा आदमी कोई रहने लगे। तो मांगा किसी ने मकान फिर आपसे किराए पे या रहने के लिए? नहीं, किराए पर तो नहीं मांगा कोई, लेकिन शुरू में ही एक प्रयास हुआ था। मोहसिना जी के, हमारे लीडर के हस्बैंड जो थे, वो दिल्ली में ही कोई कारोबार करते रहे होंगे, खलील साहब। तो उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया था, और बुलाने के बाद मुझसे कहने लगे वो कि आप, सबसे पहला उन्होंने सवाल मेरे से किया कि दिल्ली में तो अब तुम अकेले ही रहोगे यहाँ, और तो तुम्हारे यहाँ कोई है नहीं। तो मुझे इस बात की भनक पहले से लग गई थी कि शायद उनको मेरा रेजिडेंस पर कुछ चाहिए, अंदाज़ा लग गया था मुझे। तो मैंने उसी बात को ध्यान में रख के मैंने उनसे बात की। मैंने कहा कि मेरी मिसेज जो है वो आना चाहती हैं, वो अकेले उनको छोड़ करके कहाँ रहेंगे, वो स्वयं भी बहुत दिलचस्पी रखती हैं, तो इसलिए वो हमारे साथ रहेंगी। फिर उसके बाद उन्होंने कोई अपनी इच्छा जाहिर नहीं की मेरे पास। दलितों का हाल आपने पहले देखा? जी,
फिर बीच में जब एसपी की गवर्नमेंट आई तो कहा जाता था कि दलितों के हालात बेहतर हुए, जी। और वर्तमान में दलितों का हाल क्या है? मायावती जी ने बहुत निर्माण का तो काम किया कुछ जिसमें उनको फायदा हो रहा होगा। दलितों के बारे में बहुत सारे कानून बनाने थे जो मायावती ने नहीं बनाए, केंद्र ने बनाए। राजीव गांधी के ज़माने में उनके जो कोटा पूरा करना था, आरक्षण का कोटा पूरा करना था, बैकलॉग पूरा करना था, इस पर राजीव गांधी की बहुत नज़र थी। उन्होंने तो कानून बनाया इस पर और प्रयास भी किया, लेकिन मायावती ने इसको आगे नहीं बढ़ाया। बस वो खाली शो रहता था उनका कि हम उनके हैं। एक हिम्मत बंधाई थी दलितों की मायावती ने कि उन हिम्मत से लड़ो, लड़ना तुमको पड़ेगा। तो वो हिम्मत तो बढ़ाई, मायावती की वजह से समाज में कुछ एकता आई, लेकिन जो कानूनी कार्यवाही या संरक्षण उनको देना था वो मायावती जी के ज़माने में नहीं हुआ। क्या अभी कहीं ऐसी समस्या आती कि पानी पीने फिर मना किया जाता हो? क्या ऐसी समस्या आती कि मंदिरों में जाने से दलितों को रोका जाता हो? क्या कहीं ऐसी समस्या आती कि कोई दलित मंदिर का पुजारी नहीं हो सकता? मंदिर का पुजारी तो आज भी नहीं है। उसका खुद का मंदिर हो तो भले उसमें पुजारी हो जाए, लेकिन जो सामान्य मंदिर बनते हैं, हनुमान जी के मंदिर बनते हैं और राम जी के मंदिर बनते हैं, उनमें कभी पुजारी दलित व्यक्ति को रखा ही नहीं जाता है। अब वैसे मिलना जुलना आम लोगों की तरह ट्रीट होता है, जैसे आम लोग सभी जात के लोग मिलते हैं, वैसे दलितों को अब सब खाना पीना सब साथ में होने लगा है। नहीं, खाना पीना से तो अभी दूरी है। लोग औपचारिकता भले कर लें, औपचारिकता तो होती है कि हम सबके यहाँ खा सकते हैं, सबके यहाँ खा सकते हैं, लेकिन तो हमारे प्रधानमंत्री तो जाते हैं दलित के यहाँ साल में एक बार, निश्चित रूप से गृह मंत्री भी जाते हैं एक बार दलित के यहाँ खाना खाते हैं, वो सब मुख्यमंत्री भी जाते हैं। वो सब औपचारिकता है, औपचारिकता है उसकी। वो मन से उनके अंदर नहीं है, मन से जो है वो भावना अभी भी पूरी नहीं हो पाई, और उनके अंदर तो अभी उसकी भावना बदली नहीं है, किसी के भी अंदर से नहीं बदली है अंदर से। क्योंकि सामान्य रूप से जैसे फंक्शन हुआ कोई, तो आप दलित के यहाँ खा लें चाहे किसी के यहाँ खा लें, तो उसके घर का बना हुआ तो खाना है नहीं, वो तो सामाजिक शादी ब्याह में आप खाना खा लें तो कैटर बनाता है। ये हमारे प्रधानमंत्री तो मजदूरों के मलिन जो लोग हैं उनके पैर धोते हैं और उनके साथ खाना बैठ के खाना, उनके घर भी जाना, ये सब औपचारिक राजनीतिक लाभ के लिए करते हैं। इससे वो राजनीतिक लाभ समझते हैं कि सर्वमान्य नेता हम हो जाएं, हमको इनका वोट मिल जाए, ये हमारे समर्थक हो जाएं, इसलिए करते हैं जानबूझ करके। वो मन से कोई आदमी नहीं करता, हृदय से उनको प्यार नहीं है। अगर हृदय से कोई प्यार होता तो सड़क पर मारे नहीं जाते। आज भी दलितों को सड़क पर मारा भी जाता है, काम न करने पर उनको मारा भी जाता है। कि जहाँ कानून को अपने हाथ में ले सकने की ताकत जिनके अंदर है, या वहाँ पहुँच है, थाने में पहुँच है, वहाँ पहुँच तो इसकी परवाह नहीं करते वो लोग, उनसे ज़बरदस्ती काम कराते हैं। अगर आपसे पूछा जाए जी, बाराबंकी की कांग्रेस कभी एक घराने में बताते हैं कि कैद रहती थी और किदवई फैमिली में कहा जाता था, अब कहा जाता है कि वो पुनिया जी के यहाँ के उनके दरबार में कांग्रेस कैद हो गई है। क्या इसमें वास्तविकता है कुछ? हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो है ही है। कांग्रेस का जो है वो मतलब जिस तरह से होता है, लीडर कोई भी लीडर होता है तो वो चाहता है सब कुछ हमारे हाथ में रहे। ये उसके मन में अब तक देखा गया। बहुत खुला हुआ राजनीति कोई नहीं करता है, सब अपने आदमियों को ही उसमें रखना चाहते हैं, या जिनसे हमारा लाभ है उनको ही रखना चाहते हैं। तो चाहे पुनिया जी हों चाहे वो मोहसिना जी हों, हर आदमी यही करता है। तो इसलिए जो है उनका जब यहाँ से वर्चस्व, बाराबंकी में वर्चस्व उनका कम हुआ तो पुनिया जी एमपी हो गए, फिर इनका वर्चस्व बढ़ गया। तो है, अभी है। आज बाराबंकी में आज के समय में कांग्रेस का क्या हाल है? अभी तो कांग्रेस पुराने लोगों की पूछ हो रही है। कोई नहीं पूछता है पुराने लोगों को, जो जिनसे कोई मतलब निकलता है उनको पूछता है कोई। जिनसे कुछ मतलब निकलने की बात होती है उनको तो पूछता है, और जिनसे कोई मतलब नहीं होता है उनको कोई नहीं पूछता है। जैसे अभी जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, पहले चाहे कोई पूछे चाहे न पूछे, लेकिन जी उस समय चूँकि पुनिया जी एक बार राज्यसभा में भी रह चुके, एक बार लोकसभा से जीते थे 2009 में,
2009 में भी अगर किसी और को भी टिकट मिल जाता तो वो जीत जाता। उस 2009 में भी कांग्रेस की जो घोषणा हुई थी कर्ज, किसान की कर्ज माफ़ी की, उसका बहुत बड़ा असर था, अधिकांश लोग जीतते और मैं भी जीत सकता था अगर मुझे टिकट मिल जाता। जब चुनाव की शुरुआत हुई, टिकट इनको मिल गया, तो पुनिया जी मेरे घर आए थे, कहने लगे भतीजे को चुनाव जितवाना है। तो हमने कहा अच्छा। तो उसी समय मैंने ये भी कहा कि आप अपने भतीजे को भी कुछ ध्यान रखिएगा, मतलब वो हमारे बेटे से संबंध था उनका, कि भाई हमारा बेटा भी तो उनका भतीजा ही हुआ ना। कहने हाँ 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 ठीक है। तो मैं उनके चुनाव में पूरी तरह से धन मन धन तन मन धन से उनके चुनाव में मैंने काम किया। खैर मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे ही मेहनत से उनका चुनाव जीता, लेकिन चुनाव वो जीते। चलिए, आपने अपना बड़ा अनुभव हमसे साझा किया, बहुत सारी बातचीत हुई, बहुत सारे मुद्दों पे आप बच के भी निकल गए, कुछ पे आपने खुल के बात नहीं की, लेकिन अच्छा लगा आपसे, बहुत बढ़िया लगा बातचीत करके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद।